नया सवेरा की प्रस्तुत करता है वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। सुप्रभात। कुछ लोग सफलता के केवल सपने देखते हैं, जबकि अन्य उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। जी हाँ, महज 12 साल की उम्र में जो मार्क जुकरबर्ग हैं, जिनका आज जन्मदिवस है और वो फेसबुक के संस्थापक भी हैं, उनके इसी सकारात्मक विचार के साथ आज हम शुरुआत करेंगे नया सवेरा की। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। अगर हम सियासी पारे की बात करें तो लगातार जो चुनाव प्रचार प्रसार है वो अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो 7वां चरण है, जिसके लिए 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे इस रविवार को। तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी सियासी ताकत झोंक दी है। अगर दूसरी खबरों की ओर हम जिक्र करें तो ओडिशा में जिस तरह से वापस हालात पटरी पर लौट रहे हैं, फोनी के चक्रवाती तूफान के बाद, और अब केंद्रीय एक दल भी वहां पर पहुंचा हुआ है 3 दिनों के लिए, जो कि अपनी समीक्षा रिपोर्ट सौंपेगा केंद्र को, उस पर भी होगी चर्चा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अगर बात करें तो श्रीलंका में सांप्रदायिक हिंसा के चलते कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बैन किया हुआ है। क्या है वहां पर हालात, इस पर भी होगी बातचीत, लेकिन सबसे पहले निकाल डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस। 7वें और आखिरी चरण की 59 सीटों के लिए सभी दल प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश, बिहार और चंडीगढ़ में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में संभालेंगे मोर्चा। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और आरएलडी की संयुक्त रैली से भी चढ़ेगा चुनावी पारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, हिमाचल और पंजाब में की चुनावी रैलियां। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा 50 सीटें पाने के लिए संघर्ष कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब में किया चुनाव प्रचार। सत्ता में आने पर देश के युवाओं को लाखों सरकारी नौकरियां देने का किया वादा। सपा, बसपा और आरएलडी ने महागठबंधन में गोरखपुर में की साझा रैली। ओडिशा में फोनी तूफान से प्रभावित इलाकों के 3 दिन के दौरे पर केंद्रीय दल ने भुवनेश्वर और पुरी का दौरा कर हालात का लिया जायजा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार की ओर से दी गई मदद के लिए जताया आभार। दूरदर्शन की एक और नई पहल, दर्शकों के लिए अमेजॉन इंडिया पर ऑनलाइन सोवेनियर स्टोर की हुई शुरुआत। प्रसार भारती चेयरमैन ने स्टोर को बताया डीडी के दर्शकों के लिए बेहतरीन तोहफा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चीन और अमेरिका में व्यापार युद्ध हुआ और तेज। अमेरिका की ओर से आयात शुल्क बढ़ाए जाने के बाद चीन ने भी किया पलटवार। $60 अरब की अमेरिकी वस्तुओं पर बढ़ाया आयात शुल्क। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अगर चीन ने की बदले की कार्रवाई तो स्थिति हो जाएगी खराब। ईस्टर रविवार को अल्पसंख्यक मुस्लिमों के खिलाफ हुई ताजा हिंसा के बाद श्रीलंका सरकार ने देश में लगाया रात का कर्फ्यू। हिंसा में 2 लोगों की मौत। एहतियात के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगी रोक। प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। खेलों में हितों के टकराव मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण आज बीसीसीआई लोकपाल के सामने होंगे पेश। क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य होने के साथ साथ दोनों पर आईपीएल टीमों के साथ जुड़े होने का है मामला। और आज से शुरू होने वाले कान फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का होगा उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे करेंगे भारतीय दल का नेतृत्व। साल के अंत में गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के स्वर्ण जयंती संस्करण का होगा प्रचार। और आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। सबसे पहले बात करते हैं और शुरुआत करते हैं सियासी खबरों से। 7वें और आखिरी चरण के 59 सीटों के लिए सभी पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। इस चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 59 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे।
विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए देश के विभिन्न भागों में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वे आज उत्तर प्रदेश के बलिया, बिहार के बक्सर और सासाराम और चंडीगढ़ में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में रैलियां की और कांग्रेस के 1984 के सिख दंगों पर कथित टिप्पणी हुआ तो हुआ पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कि अपने सभी घोटालों, कारनामों पर देश की जनता के प्रति कांग्रेस का यही रवैया है। उन्होंने कहा कि ये केवल 3 शब्द नहीं है, बल्कि ये तो कांग्रेस का अहंकार और उसकी विचारधारा है। 6 चरण का चुनाव खत्म होने के बाद अब सारा जोर 7वें चरण की जंग पर फोकस हो गया है। सोमवार को पीएम मोदी ने 3 रैलियां करके मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। पीएम की पहली रैली थी मध्य प्रदेश के रतलाम में, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा की 1984 के सिख दंगों पर कथित टिप्पणी हुआ तो हुआ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अपने सभी घोटालों, कारनामों पर देश की जनता के प्रति कांग्रेस का यही रवैया है। उन्होंने कहा ये केवल 3 शब्द नहीं है, बल्कि ये तो कांग्रेस का अहंकार और उसकी विचारधारा है। हुआ तो ये 3 शब्द नहीं है, एक कांग्रेस की विचारधारा है। ये 3 शब्द नहीं है, ये कांग्रेस का अहंकार है। ये 3 शब्द नहीं है, देश की जनता के प्रति उनका रवैया है। ये 3 शब्द नहीं है, ये देश की जनता को अपनी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, ये अहंकार का प्रतीक है। पीएम ने मध्य प्रदेश में किसानों से फसल ऋण माफी का झूठा वादा करने के लिए भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हिंदू आतंकवाद का नया शगुफा गढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा, हमारी महान परंपरा को बदनाम करने की कांग्रेस की इस साजिश के कारण आतंकवादी बचते रहे और निर्दोषों का खून बहता रहा। यही कारण है कि कांग्रेस आज आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने से डरती है। इन लोगों ने हिंदू आतंकवाद का एक नया शगुफा गढ़ दिया। हमारी महान परंपरा को जबरदस्ती बदनाम करने की इस कांग्रेस की साजिश के कारण ही असली आतंकी बचते रहे और निर्दोषों का खून बहाते रहे। साथियों, यही कारण है कि आज ये आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करने से डरते हैं। प्रधानमंत्री की अगली रैली हिमाचल प्रदेश के सोलन में थी, जहां उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि उन्होंने सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दिया। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि जो खुद जमानत पर है वो मुझे रोज नई गाली दे रहे हैं। आज भी नामदार और उनके रिश्तेदार जमानत पर है। और भाइयों बहनों, बेशर्मी तो ये है कि जो खुद जमानत पर है वो आपके इस चौकीदार को, आपके इस सेवक को अपनी डिक्शनरी से हर रोज नई नई गालियां खोज खोज करके छोड़ रहे हैं मुझ पर। बाद में पीएम पंजाब के बठिंडा पहुंचे, जहां उन्होंने अकाली दल बीजेपी गठबंधन के पक्ष में प्रचार किया। पीएम ने राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने रविवार को 59 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। रतलाम से अजीत द्विवेदी, सोलन से बिक्रमजीत और बठिंडा से नीरज सिंह के डीडी न्यूज। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज कोलकाता में रोड शो करेंगे। अपने रोड शो से उन्होंने पहले ममता बनर्जी को चुनौती दी और कहा कि वह जय श्री राम के उद्घोष के लिए उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। भाजपा अध्यक्ष की बरायपुर में होने वाली चुनावी रैली रद्द कर दी गई क्योंकि इसके आयोजन की अनुमति वापस ले ली गई है। भाजपा ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। अमित शाह ने राज्य में कई और रैलियां की और ममता सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में एक ओर जहां आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और तृणमूल के बीच जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को
सोमवार को पश्चिम बंगाल के जाधवपुर में रैली करने की इजाजत नहीं मिली। साथ ही अमित शाह के हेलीकॉप्टर को भी लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद अमित शाह को जाधवपुर की अपनी रैली रद्द करनी पड़ी। बाद में जॉयनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले कैनिंग में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं देने को लेकर तृणमूल सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि तृणमूल मुझे रैलियां करने से रोक सकती है, लेकिन भाजपा की विजय यात्रा नहीं रोक सकती। मुझे 3 जगह पे जाना था, जॉयनगर में तो आ गया, मगर दूसरी जगह ममता जी के भतीजे की सीट थी। ममता जी के भतीजे मैं बताने आया हूं, ममता दीदी आप सभा करने दो न करने दो, हमें बोलने दो न बोलने दो, बंगाल की जनता तय कर बैठी है कि इस बार लोकसभा के अंदर तृणमूल कांग्रेस को हरा कर रहना है, हरा कर रहना है। बाद में अमित शाह ने राज्य में कई और रैलियां की और ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दी कि वो जय श्री राम के उद्घोष के लिए उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। ममता दीदी कहती है बंगाल में जय श्री राम नहीं बोल सकते। ममता दीदी मैं जॉयनगर सीट की मंच पर से जय श्री राम बोलता हूं और यहां से कलकत्ता जा रहा हूं, हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो अरेस्ट। इस बीच बीजेपी ने भी इस मामले में ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी आम चुनावों में अपनी आसन्न हार को देखते हुए प्रमुख नेताओं की रैलियों को रोकने और हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देने जैसी तानाशाही पूर्ण कार्रवाई कर रही हैं। जावड़ेकर ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन दी थी तो हमारे लोगों ने सोचा हेलीकॉप्टर उतारेंगे, लेकिन कल रात 11:30 बजे हेलीकॉप्टर की परमिशन भी मना किया। यह लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि भाजपा ने कम लोगों के आने की आशंका के कारण रैली रद्द की है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चैटर्जी ने कहा, आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने रैली खुद रद्द कर दी क्योंकि उन्हें डर था कि रैली में कम लोग आएंगे। गौरतलब है कि ममता बनर्जी इससे पहले भी भाजपा नेताओं को सुरक्षा का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल में रैली करने और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत देने से इनकार कर चुकी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों पार्टियों के बीच जोरदार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पीएम मोदी और अमित शाह जहां रैलियों में ममता सरकार पर हमले कर रहे हैं, तो ममता भी लगातार पीएम की आलोचना कर रही हैं। मतदान के दौरान भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में लगातार झड़प की खबरें आती रही हैं। रविवार को हुए मतदान के दौरान भी घाटल सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष पर भी हमला हुआ। राज्य में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है, जिसका आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगाती रही है। कुल मिलाकर राज्य में दोनों पार्टियों की सियासी जंग जारी है और 23 तारीख को तय होगा कि जंग में कौन बाजी मारता है। दिल्ली से ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। वे नीमच, उज्जैन और खंडवा में रैली करेंगे। इससे पहले कल पंजाब की रैली में राहुल गांधी ने जनता से वादा करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर खाली पड़ी 22 लाख सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल और पंजाब में रोड शो करेंगी। उधर यूपी में महागठबंधन की गोरखपुर रैली में मायावती और अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। 6 चरणों के बाद चुनावी जंग अब रविवार को 59 सीटों पर होने वाले 7वें चरण पर टिक गई है। कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रीय दलों ने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और जनता तक पहुंचकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पंजाब के फतेहगढ़ में रैली की और लोगों से अपील की कि वो इस बार कांग्रेस को विजयी बनाएं। राहुल ने जनता से वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो खाली पड़ी 22 लाख सरकारी नौकरियों को तुरंत भरा जाएगा।
स्टेट से आपको गारंटी देता हूं कि 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी 22 लाख नौकरियां आपके हवाले कर दी। मैं 30 लाख नहीं बोलूंगा, मैं 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख नहीं बोलूंगा, 22 लाख नौकरियां साल के अंदर आपके हवाले कर दी जाएंगी। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जाएगा। बाद में राहुल ने पंजाब के ही होशियारपुर में चुनावी सभा की और अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए न्याय योजना का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि ये योजना गरीबों के भविष्य में बड़ा बदलाव लाएगी। साथ ही राहुल ने युवाओं के रोजगार पर जोर दिया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे। बाद में प्रियंका ने रैली और रोड शो किया। इस बीच यूपी में महागठबंधन का प्रचार जोरों पर है। गोरखपुर में महागठबंधन की संयुक्त रैली हुई, जिसमें बीएसपी प्रमुख मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह ने हिस्सा लिया। तीनों नेताओं ने गठबंधन के पक्ष में प्रचार किया और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। तीनों नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों से किए गए वायदों को पूरा नहीं किया है। देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। हमारे किसान को भरोसा दिलाया, हमारे गरीब किसान जो मेहनत कर रहे हैं, ये पसीना बहा करके फसल तैयार करते हैं, हमारे किसान भाई बताएं कितनों को 1.5 गुना मुनाफा मिल गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। बताओ कितने किसानों की आय 2 गुनी हो गई। इसी गोरखपुर में आपने 1 साल से ज्यादा समय हो गया गठबंधन को जन्म देने का काम किया था। आप एक नारा और सुन लो, तख्त पलट दो, ताज बदल दो, झूठों की सरकार बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, झूठों की सरकार बदल दो। उधर बिहार में भी प्रचार का काम जोरों पर है। बिहार में आखिरी चरण में रविवार को 8 सीटों पर मतदान होना है। राज्य के दोनों प्रमुख दल आरजेडी और जेडीयू दोनों एक दूसरे पर खूब सियासी तीर चला रहे हैं। अब देखिए, जो नियोजित पे जो लोग भर्ती हैं जेडीयू में, उन पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं कहेंगे। सवाल पूछा गया है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जी कैमरे के सामने आए और कैमरे के सामने जवाब देने का काम करें। और जब सही जगह तीर जब चुभी है उनको, तो दर्द जो है वो निकल रहा है। उसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रारंभिक रुझानों से ही पूरे चुनाव का ट्रेंड सेट हो चुका है। एनडीए निरंतर बढ़त की तरफ है और एनडीए विरोधी कोई फ्रंट भी उभर करके नहीं आ पाया है, जिसका एडवांटेज भी इसको मिल रहा है। ने आने वाला जो फेज है वो कांग्रेस और उनकी मित्र मंडली के लिए निराशा का है। एनडीए निरंतर बढ़त में है। कुल मिलाकर तमाम दलों के प्रचार के साथ ही सियासी आरोप प्रत्यारोप भी जारी है और अब फैसला जनता को करना है कि वो किसे चुनती है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं सपा बसपा और आरएलडी उत्तर प्रदेश के सलेमपुर में एक चुनावी रैली करेंगे। इस रैली को सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांसगांव, कुशीनगर और गोरखपुर लोकसभाओं में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग ने फरीदाबाद संसदीय सीट में 85 पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 88 आसतोई मतदान केंद्र पर फिर से मतदान कराने का फैसला लिया है। इस मतदान केंद्र पर पुनः मतदान अब 19 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। चुनाव आयोग ने आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को अतुल कुमार की जगह
जिला निर्वाचन अधिकारी और फरीदाबाद संसदीय सीट का रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त किया है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने इस मतदान केंद्र पर नियुक्त पर्यवेक्षक सोनल गुलाटी द्वारा अपने रिपोर्ट में मतदान में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज न कराने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सोनल गुलाटी के 3 साल तक चुनावी ड्यूटी करने पर पाबंदी भी लगा दी है। और अब खबर ओडिशा से। ओडिशा में चक्रवाती तूफान फोनी के नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल के दौरे का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय दल ने कल तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। 3 दिन के दौरे पर गया ये दल राहत कार्यों की समीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय मदद के लिए पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पटनायक ने अपने पत्र में ओडिशा में हुए नुकसान का भी जिक्र किया है और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री से मदद भी मांगी है। ओडिशा में फोनी चक्रवाती तूफान से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जनजीवन पूरी तरह से सामान्य होने तक प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन और पानी मुहैया कराया जा रहा है। इस बीच तूफान से प्रभावित भुवनेश्वर और पुरी इलाकों का केंद्रीय दल ने दौरा किया। ये दल 3 दिन के ओडिशा दौरे पर है, जो फोनी तूफान से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है और राहत कार्यों की समीक्षा कर रहा है। इस दल की अगुवाई गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विवेक भारद्वाज कर रहे हैं। 11 सदस्यीय टीम ने 3 ग्रुप बनाकर अलग अलग शहरी और ग्रामीण इलाकों में हुए नुकसान के बारे में लोगों से जानकारी ली। केंद्रीय दल ने अस्थायी रूप से बनाए गए शेल्टर्स का भी दौरा किया और उपलब्ध कराए जा रहे खाने पीने की वस्तुओं के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय दल ने बस्तियों में जाकर लोगों के घरों के नुकसान के बारे में भी बातचीत की। प्रभावित इलाकों में लोगों के खाने पीने के लिए विशेष रसोई चलाई जा रही है। देखिए, यहाँ पे सेंट्रल टीम आई थी जो दिल्ली से केंद्रीय दल भेजा गया है ये देखने के लिए कि लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, कितना नुकसान हुआ है। लोगों ने अपनी बात रखी है, पंचायत के लोगों ने अपनी बात रखी है कि किस तरीके से आने वाले समय में इनके पुनर्वास की जो योजना है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तूफान से प्रभावित इलाकों में लोगों ने राहत कार्यों पर संतोष जताया। 3 दिन से यहाँ पर खाने का इंतजाम किया हुआ है। दिन में एक बार ये हो रही है और रात में हो रही है। लोग जाएंगे, लोगों की झोपड़ियाँ घर जो टूट गए हैं वो लोग यहाँ पर आकर खा रहे हैं। उनके बच्चे, उनकी बड़ों सब आकर खा रहे हैं 3 दिन से। दिल्ली से कोई टीम आई थी देखने के लिए? जी, सेंट्रल टीम आई थी, हमारे कलेक्टर साहब भी आए थे और हमारी यहाँ फिशरमैन जो फिशरी ऑफिसर के ADF भी आए थे। सब आके सारी जगह देख के गए हैं। केंद्रीय टीम के सदस्य मुख्य सचिव AP पाधी सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात करने से पहले बुधवार को भुवनेश्वर नगर निगम क्षेत्र में कुछ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। केंद्रीय दल तूफान से हुए नुकसान के बारे में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। इस बीच पुरी और खुर्दा से 21 और लोगों की मौत होने की पुष्टि होने के साथ ही तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। इस बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में फोनी चक्रवाती तूफान से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का पुनर्निर्माण कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जिन परिवारों के मकान फोनी की वजह से ढह गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें पक्का मकान दिया जाएगा। ओडिशा सरकार नुकसान के आकलन का काम इस महीने की 15 तारीख से शुरू करेगी और 1 जून से पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए जाएंगे। नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर फोनी तूफान से मची तबाही के बाद केंद्र से मिली मदद के लिए धन्यवाद दिया है। पटनायक ने अपने पत्र में ओडिशा में हुए नुकसान का भी जिक्र किया है और पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री से मदद मांगी है। भुवनेश्वर से अनुज यादव, DD न्यूज। और इसी मामले पर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, आप काफी समय से उड़ीसा में हैं और जिस तरह से केंद्रीय टीम वहां पर पहुंची है और 3 दिनों के बाद समीक्षा रिपोर्ट सौंपेगी केंद्र को, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है बुनियादी ढांचे का विकास, पीने का पानी और खाना। इसे निपटने के लिए किस तरह से युद्ध स्तर पर वहां काम हो रहा है? देखिए, बिल्कुल आंचल राहत और पुनर्वास के काम में और तेजी लाई गई है। दूसरे राज्यों ने जिस तरीके से इस समय मदद की है, राहत सामग्री दूसरे राज्य भेज रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही 1000 करोड़ की मदद की थी और अभी एक दिन पहले ही जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं उन्होंने भी 1600 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। जिन लोगों के घर नष्ट हुए हैं उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा। नए घर बनाने के लिए जिन लोगों के अपने पालतू जानवरों की इसमें मौत हुई है उनको भी पैकेज दिया जाएगा। मछुआरों को 5000 रुपए दिए जाएंगे
और नाव खरीदने के लिए 50% तक की उनको छूट दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो राहत और पुनर्वास का काम है वो तो काफी तेजी से चल रहा है। जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर सब कुछ तबाह हो गया है, घर लोगों के नहीं है, वहां पर पॉलीथीन के शेड्स बनाकर लोगों को रहने के लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं और हर गांव के अंदर एक एक रसोई सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जहां लोगों को दाल और चावल खाने के लिए दिए जा रहा है। 3 वक्त का खाना वहां पर दिया जाता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस तरीके से एक बड़े स्तर पर जो बिजली के जो खंभे थे, बड़ी लाइनें थी, 33,000 किलोवाट की जो लाइन थी, वो सभी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उनको ठीक करने का काम लगातार तेजी से चल रहा है। पुरी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। कल जो सेंट्रल टीम दिल्ली से आई है वो वहां पर उन्होंने उसका जायजा लिया, आकलन किया कितना नुकसान हुआ है। तो निश्चित तौर पर न सिर्फ ओडिशा सरकार की तरफ से बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है राहत के कार्यों को लेकर, और क्या कुछ और गुंजाइश हो सकती है इस पर केंद्र सरकार निश्चित तौर पर आने वाले समय में फैसला भी करेगी जब सेंट्रल टीम अपनी रिपोर्ट देगी दिल्ली जाकर। और अनुज, जिस तरह से हम जानते हैं कि ओडिशा कई बार प्राकृतिक आपदा झेल चुका है, इसके लिए अभी हाल ही में नवीन पटनायक जो कि मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के, उन्होंने साफ तौर पर केंद्र को पत्र लिखकर जहां मदद के लिए धन्यवाद दिया, वहां पर यह भी कहा है कि ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 1999 में भी यहाँ पर एक साइक्लोन आया था और काफी नुकसान पारादीप के अंदर हुआ था, क्योंकि ये समुद्री इलाका है, समुद्री तट के इलाके हैं, यहाँ पर इस तरह की तेज बारिश का होना या फिर किस तरह के तूफान का आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जो नुकसान हुआ है पहले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से इस समय केंद्र सरकार ने मदद की थी और खुद प्रधानमंत्री 6 मई को यहाँ पर आए थे और अधिकारियों के साथ बैठक की थी, उसके बाद ओडिशा सरकार को, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस बात को कहना पड़ा, धन्यवाद देना पड़ा कि केंद्र सरकार ने बहुत तेजी से यहाँ पर काम किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है और जो अभी सेंट्रल टीम के लोग आए हैं, 11 सदस्य लोग आए हैं, वो खुद अलग अलग इलाकों में जाकर स्थिति का आकलन ले रहे हैं और जो भी केंद्र सरकार की तरफ से और मदद करने की जरूरत होगी उसका भरोसा दिलाया गया है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने धन्यवाद दिया है केंद्र सरकार का, उन सभी एजेंसियों का, बाकी सभी राज्य सरकारों का जो इस समय यहाँ पर राहत सामग्री भेज रहे हैं। और ऐसे में न सिर्फ प्रशासन की तरफ से बल्कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, वो लगातार यहाँ पर राहत सामग्री भेज रहे हैं और खुद यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जो लोग इकट्ठा हुए हैं और एक जोश का परिचय दिया है लोगों ने, ऐसे समय के अंदर निश्चित तौर पर सभी संस्थाएं और सभी प्रशासन के लोग उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। और लोगों के जो हौसला है, जो हौसला इस समय दिखाया है, क्योंकि लोग काफी सब्र के साथ यहाँ पर अपने परिचय दे रहे हैं। काफी नुकसान लोगों का हुआ है, खाने पीने की शुरुआत में दिक्कत जरूर आई थी, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से जो जनजीवन है वो सामान्य ओडिशा के प्रभावित इलाकों में हो पाए। बिल्कुल अनुज, जो जुझारूपन ओडिशा ने दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है और धीरे धीरे जो जनजीवन है वो वापस पटरी पर लौट रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इन तमाम ताज़ा इनपुट्स को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल अब बुलेटिन में वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज़। कर दोबारा उठकर आगे बढ़ना था मुश्किल, इरादा साफ था, कदमों तले मिल गई मंजिल, मिल गई फिर से रिश्तों की नई मुस्कान, मिल गई फिर से वही पहचान, वही सम्मान। PNB, भरोसे का प्रतीक। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। किसान की किसी को परवाह का है? कांग्रेस पार्टी को परवाह है। कांग्रेस पार्टी कर्ज न चुकाने पे किसी भी किसान को जेल न जाने देगी। हर साल किसानों का अपना अलग कृषि बजट होगा। वोट देंगे हम तो सरकार बदली होगी। अब होगा न्याय।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी दूरदर्शन से शुरू होती है। आज भी दूरदर्शन का नाम सुनते ही अतीत की कई गुदगुदाती बातें हमें याद आ जाती हैं। दूरदर्शन ने दर्शकों से रिश्ते और लगाव को ध्यान में रखते हुए अमेजॉन इंडिया के साथ ऑनलाइन सोवेनियर स्टोर की शुरुआत की है। भले ही आज टीवी चैनल्स पर कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई हो, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच विशाल है और दूरदर्शन से रिश्ता सभी का है। अमेजॉन इंडिया पर दूरदर्शन ने अपने दर्शकों के लिए ऑनलाइन सोवेनियर स्टोर की शुरुआत की है, ताकि हर कोई आसानी से ऑनलाइन स्मारिका स्टोर तक पहुंच सके। चेयरमैन प्रसार भारती ने अमेजॉन इंडिया पर डीडी सोवेनियर स्टोर की शुरुआत करते हुए कहा कि ये स्टोर दूरदर्शन के दर्शकों के लिए एक गिफ्ट है। I am very happy with the tie-up with Amazon India, and I welcome this initiative. So let us team up to enhance the relevance of the public service broadcaster. डीडी सोवेनियर गैलरी को 21 जून 2018 को शुरू किया गया था। इसकी सफलता और डिमांड को देखते हुए भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने अमेजॉन इंडिया पर कप, टी शर्ट और बोतल जैसे ब्रांडेड वस्तुएं बेचने के लिए ऑनलाइन स्टोर शुरू किया है। Spread the message of Doordarshan across the globe, because a lot of NRIs who have been part of the growth of Doordarshan may be settled abroad now. They will also get a chance to buy these souvenirs. The new look of Doordarshan with the latest e-commerce, being able to connect with audiences young and old online. This platform which we have opened today will take all those memories not only in India and to the people who are staying abroad. All of us have been associated with one program or other of Doordarshan. This store will do very well, and what we could do is that we could bring out special souvenirs on special occasions. ऑनलाइन स्टोर लॉन्चिंग के अवसर पर अमेजॉन इंडिया के मार्केटिंग ऑफिसर ने कहा कि दूरदर्शन ब्रांड के साथ अमेजॉन के जुड़ने पर हमें फख्र महसूस हो रहा है। DD is an iconic brand, as I said earlier, and we really hope that this partnership which is starting today is productive and long-lasting for us. दूरदर्शन भारत का पहला ब्रॉडकास्टर है जिसने सोवेनियर स्टोर की शुरुआत की है। ऑनलाइन सोवेनियर स्टोर दर्शकों से रिश्तों को मजबूती तो देगा ही, साथ ही दूरदर्शन ब्रांड वैल्यू स्थापित करेगा। टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब एक क्लिक पर सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है, ऐसे में दूरदर्शन अपने दर्शकों के लिए अमेजॉन स्टोर पर लेकर आया है कुछ यादों को, जहां आप अमेजॉन स्टोर पर जाकर दूरदर्शन के खास सोवेनियर्स को खरीद सकते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मसरूर फैजी। तो वे सभी सोवेनियर सिर्फ एक क्लिक का दूर हैं आपसे, अगर आप इन्हें अपने घर लाना चाहते हैं तो। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। भारतीय सशस्त्र बल ने अंडमान निकोबार के टेरिसा द्वीप पर एक सैन्य अभ्यास के दौरान हैरतअंगेज कारनामों को अंजाम दिया। एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक के नाम से किए गए इस युद्धाभ्यास में सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास में 170 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसके तहत सेना की संयुक्त ऑपरेशन की क्षमता को परखा गया। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ और खबर श्रीलंका से, जहां ईस्टर पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से जारी मुस्लिम विरोधी दंगों में कल 2 लोग मारे गए और दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गईं। उत्तरी कोलंबो में कई जिलों में मस्जिदों और मुसलमानों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए जाने से हुई हिंसा को देखते हुए पूरे देश में रात भर के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि अगर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा तो देश में अस्थिरता और अशांति हो जाएगी। एक बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अशांति फैलने वालों की और फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए सशस्त्र बलों को पूरी छूट दी गई है। साथ ही देश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रानिल विक्रमसिंघे ने जनता से सहयोग भी मांगा है। और बात कांस फिल्म फेस्टिवल की। 14 से 25 मई तक फ्रांस में आयोजित होने वाले कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया जाएगा। भारतीय पवेलियन में भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता दर्शाती भारतीय फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य वितरण, उत्पादन, भारत में फिल्मांकन, संवाद लेखन, प्रौद्योगिकी, फिल्म की बिक्री और सिंडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर साझेदारी को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करना है।
ये पवेलियन फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदाय को भारत और भारतीय सिनेमा के बारे में अहम जानकारी प्रदान करने के लिए एक सूचना केंद्र की तरह भी काम करेगा। कान फिल्म महोत्सव में इस बार भारतीय दल का नेतृत्व सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे करेंगे। दल में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, जाने माने फिल्म निर्माता राहुल रवेल, शाजी एन करुण और मधुर भंडारकर भी होंगे। फिल्म महोत्सव में भारतीय दल कान के प्रमुख पक्षकारों और फिल्म जगत के अन्य सदस्यों से मिलेगा। इस बार भारतीय दल का मुख्य उद्देश्य गोवा में साल के अंत में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के स्वर्ण जयंती संस्करण का कान में भरपूर प्रचार करना है। इस अवसर पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के स्वर्ण जयंती संस्करण पर एक विशेष पोस्टर भी जारी किया जाएगा। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गिर कर दोबारा उठकर आगे बढ़ना था मुश्किल, इरादा साफ था, कदमों तले मिल गई मंजिल, मिल गई फिर से रिश्तों की नई मुस्कान, मिल गई फिर से वही पहचान, वही सम्मान। PNB भरोसे का प्रतीक। जब मन में हो विश्वास तो मेरे जवान और किसान दोनों होंगे कामयाब। जॉन डियर, टेक्नोलॉजी का वरदान, नए भारत की शान। कभी कभी घबराहट होती है कि गुजारा कैसे होगा। दीदी, कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, देश के सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए मिलेंगे। गरीबी परिवार 72,000। अब होगा न्याय। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुख करते हैं आर्थिक जगत की खबरों का, जिसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र मौजूद हैं। धन्यवाद आंचल। अर्थ जगत में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसको लेकर। जो व्यापारिक तनातनी है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने चीन से आयातित होने वाले वस्तुओं पर शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। चीन ने भी किया पलटवार, $60 अरब की अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। अमेरिका और चीन के दरमियान जारी व्यापारिक तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शुल्क नीति का बचाव किया है और चीन पर व्यापार वार्ता के विफल होने का दोष मढ़ा है। चीन के साथ व्यापार वार्ता विफल रहने के बीच ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले $200 अरब के सामान पर शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया। ये दरें शुक्रवार से लागू हो गयीं। अमेरिका चीन से होने वाले शेष $300 अरब के आयात पर भी इसी प्रकार से शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया। उन्होंने चीनी उत्पादों पर भारी शुल्क लगाने के अपने फैसले पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा, हम सही हैं, हमें चीन के साथ जहां होना चाहिए हम वहीं हैं। याद रखिए, चीन ने हमारे साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत को तोड़ा है और फिर से बातचीत की कोशिश की। हमें चीन से शुल्क के रूप में कई अरब डॉलर मिलेंगे। चीन से उत्पादों के खरीदार इन उत्पादों को खुद अमेरिका में बना सकते हैं या फिर जिन देशों पर शुल्क नहीं लगाया गया है उनसे खरीद सकते हैं। वहीं चीन ने किसी भी दबाव के आगे न झुकने की बात कहते हुए पलटवार किया है और $60 अरब के अमेरिकी आयात पर शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बीच व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने उम्मीद जताई कि आगामी जून महीने के अंत में जापान में होने वाले G20 देशों के सम्मेलन के दौरान अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच मुलाकात हो सकती है। We want to be as sure as we can be. We don't think the Chinese have come far enough. We'll wait and see. The talks will continue, and I will say this, there's a G20 meeting in Japan toward the end of June next month. The chances that President Trump and President Xi will get together at that meeting are probably pretty good. इन दोनों देशों के बीच जारी व्यापारिक जंग का असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ा है और अधिकांश देशों के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई है। भारत में हीरा व्यवसायी भी दोनों देशों की जंग से परेशान हैं। डायमंड सिटी के तौर पर मशहूर सूरत शहर के हीरा व्यवसायियों का मानना है कि इस ट्रेड वॉर ने उनके व्यापार पर कम से कम 30% तक असर डाला है। दुनिया में यूएस एंड चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है
उसकी ये पूरी महासत्ता, दुनिया की पूरी महासत्ता है, तो उसका असर पूरी दुनिया में विकसित देशों में पड़ता है। तो इसके हिसाब से भी इधर जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसमें 30% जैसा कटौती हुई है, 30% जैसा कम हुआ है। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच छिड़ी इस व्यापारिक तनातनी से कोई भी देश अछूता नहीं रह सकता। ऐसे में विश्व के बाकी देश इस व्यापारिक जंग में क्या भूमिका निभाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। डीडी न्यूज। और इस ट्रेड वॉर का असर शेयर बाजार को भी दिखाई दिया। शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई का सेंसेक्स 372 अंकों की गिरावट के साथ 37,090 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी 131 अंक की भारी गिरावट के साथ 11,148 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा 639 शेयर तेजी के साथ बंद हुए, लेकिन 1,826 शेयरों में नुकसान देखा गया। 157 शेयर के रेट्स में कोई भी अंतर नहीं आया। दूसरी तरफ अगर शाम को डॉलर की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया 56 पैसे की कमजोरी के साथ 70.47 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने रिजल्ट्स पेश किए। 18-19 की जनवरी मार्च तिमाही में 4,882 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि 2019 की चौथी तिमाही में एचडीएफसी के नतीजे जो आए वो अनुमान से बेहतर आए। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 26% से ज्यादा बढ़ा। 2,861 करोड़ रुपए का फायदा इस कंपनी को हुआ है। तो फिलहाल अर्थ जगत के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। शुक्रिया जैन, तमाम ताज़ा इनपुट्स को हमसे साझा करने के लिए। और अब आर्थिक जगत के बाद आपको लिए चलते हैं खेल जगत की दुनिया में। जी हाँ, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण हितों के टकराव मामले में बीसीसीआई की एथिक्स अधिकारी और लोकपाल डीके जैन से आज निजी तौर पर सुनवाई के लिए दिल्ली में मिलेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों को इस संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लोकपाल ने समन भेजा था। मामले में शिकायतकर्ता मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य संजीव गुप्ता और बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी को भी गवाही के लिए बुलाया गया है। संजीव ने आरोप लगाया था कि ये दोनों क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य हैं। इसके अलावा तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के आइकन और लक्ष्मण सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटर के रूप में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि दोनों क्रिकेटर्स ने इन आरोपों से इनकार किया है। सचिन ने लोकपाल के नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि मौजूदा हालात के लिए बीसीसीआई ही जिम्मेदार है। और खेल जगत के बाद अब रुक कर लेते हैं नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों को और नजर डालते हैं कि पत्रों की जो सुर्खियां हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। सबसे पहला पत्र जो हम ले रहे हैं वो है दैनिक जागरण, और यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर इस बार जो चुनाव हुए वो हिंसा विहीन हुए, और जिसकी बानगी देखी गई बस्तर में। जी हाँ, नक्सल प्रभावित राज्य में हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए जो निर्वाचन आयोग है वो भूरी भूरी प्रशंसा हर तरफ से उसकी हो रही है। खासतौर पर बस्तर में चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहता था निर्वाचन आयोग के लिए। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर दोबारा से पोलिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और पहली बार जो बस्तर है किसी भी बूथ में पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई है। और मतदान के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, हम जानते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, लेकिन हमेशा से बुलेट पर बैलेट भारी रहा है। और कई ऐसे कदम उठाए गए थे चुनाव आयोग द्वारा ताकि यहाँ पर हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। तो एक अच्छी खबर चुनाव के लिहाज से। रुक करते अगली खबर का, जो कि जनसत्ता से है। और हम जानते हैं कि सेना को, खासतौर पे वायुसेना को मजबूती देने के लिए F-21 जो विमान है, जो कंपनी है, अमेरिकी विमान कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जिससे कई ऐसे F-21 विमान भारतीय वायुसेना ने खरीदे हैं। और अब जो लॉकहीड मार्टिन है उसका कहना है कि अगर भारत हमें और अनुबंध देता है तो हम फिर किसी और देश के साथ अनुबंध नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छी खबर वायुसेना के लिए, क्योंकि लगातार रक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि इस पूरी स्पर्धा में रूस के साथ साथ कई अन्य देश थे जो चाहते थे कि ये कंपनी उनको अपने विमान जो है वो सौंपे। तो यानी कि अगर अनुबंध दोबारा से करता है भारत तो F-21 विमान कोई और देश, यानी कि यूरोपीय कंपनियां हैं, रूसी कंपनियां हैं, वो भी पीछे लगी हुई थी। तो फिर किसी भी अन्य देश के पास F-21 विमान नहीं होंगे अगर अनुबंध दोबारा से करता है भारत इस अमेरिकी सैन्य कंपनी के साथ। रुक करते हैं तीसरी खबर का, जो कि हिंदुस्तान से, और ये
हमारे जैसे लोगों के लिए जो लगातार मेट्रो से सफ़र करते हैं उनके लिए बहुत अहम खबर है। हमने ई साइकिल्स के बारे में सुना है जिसकी शुरुआत मेट्रो स्टेशन पर हुई थी। अब ई स्कूटर भी आपको किराए पर मिलेंगे, यानी कि 1 किलोमीटर का 1 रुपया चार्ज किया जाएगा और 5 स्टेशन से सबसे पहले इसका पायलट प्रोजेक्ट उसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें से दूरदर्शन का मंडी हाउस भी है। और ये ई स्कूटर मिलेंगे, करीबन 25 किलोमीटर प्रति घंटे से ई स्कूटर की रफ्तार होगी। और तमाम जो ये स्टेशन है ये विश्वविद्यालय के आसपास है, क्योंकि जो तमाम यूथ है वो लगातार बहुत इस्तेमाल करता है। लाइफलाइन कहते हैं मेट्रो को। तो जिस तरह से अब ई साइकिल्स हैं, अब आपके पास ई स्कूटर भी मौजूद होंगे और जीपीएस लगा हुआ है इसमें। देखिए जीपीएस से सुसज्जित है, आप कहीं भी जाते हैं तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई फीमेल फ्रेंड है और वो जा रही है तो आप उसको जीपीएस पर ट्रैक कर पाएंगे कि वो कहाँ पर अपने गंतव्य पर पहुँच पाई है या पहुँच पाया है। ये एक अहम खबर दिल्ली वासियों के लिए। और हम चौथी खबर ले रहे हैं वो नव भारत से, और ये हमारे सैनिकों से जुड़ी हुई है। हम लगातार जो आर्मी की जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक होती हैं और हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही हैं, लेकिन अब जो वर्दी आर्मी पहनेगी वो स्मार्ट तो उन्हें बनाएगी ही, लेकिन बहुत आरामदायक भी होगी। और इसके लिए आर्मी हेडक्वार्टर्स ने जो फील्ड पर आर्मी पर्सनल्स हैं उनसे सुझाव मांगे हैं कि आप हमें सुझाव दीजिए। और फिलहाल जो हम देखते हैं जो तमाम जो यूनिफॉर्म्स हैं, 9 तरह की यूनिफॉर्म्स आर्मी में होती हैं, और अगर हमें उसकी पहचान करनी है तो पट्टी में रैंक के हिसाब से हम पहचान कर पाते हैं। तो अब जो सैन्य अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि जो अलग अलग स्थितियों में आर्मी पर्सनल्स होते हैं, किस तरह की स्थितियां होती हैं, तो उस स्थितियों के हिसाब से उनकी यूनिफॉर्म्स स्मार्ट तो हों ही, साथ ही साथ आरामदायक हो। तो सुझाव मांगे गए हैं और इन सुझावों के बल पर अब यूनिफॉर्म्स को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और आखिरी खबर हम ले रहे हैं राष्ट्रीय सहारा से, और ये जो खबर है वो मौसम के मिजाज को लेकर है। हमने कल देखा किस तरह से करीबन 40 के आसपास टेम्परेचर था कल राजधानी में, और अब तेज हवाओं के साथ जो बारिश हल्की हल्की फुहारें पड़ी हैं उसके बाद से मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है। और मौसम विभाग के अनुसार करीबन इस वक्त अगर देखा जाए तो 38 और 25 डिग्री के सेल्सियस के आसपास तापमान बने रहने की उम्मीद है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मौसम है वो काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है। जो लोग टहलने जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अनुकूल मौसम है। अगर आप अपने घर के आसपास टहलना चाहते हैं तो ये जो मौसम है वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। लेकिन अखबारात के बाद फिलहाल वक्त हमारे इस नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर भी बहुत सी खबरें और आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। ये महामिलावट की टीम आज फिर कुछ पका रही है। ऐसा अचार बनाएंगे कि लोग चाय को भूल जाएंगे। है हमारी तरफ से 1 गिलास दूध, आधा किलो देसी घी, और हमारी तरफ से विदेशी घी, हमार 700 का तेल। अरे 700 के तेल से तो दूध फट जाएगा ना। नहीं बोलेगा ना तो हम बर्तन फोड़ देगा। महामिलावट टीम की चाल है बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा G+ सिंथेटिक इंजन ऑयल, आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा G+, इंडियन ऑयल की पेशकश। नथु लाल के तनिक समझावा, शौचालय का रास्ता दिखावा। क्योंकि एक भी बाहर गया तो हम सब बच्चे बीमार पड़ेंगे। क्या रे नथु लाल? दरवाजा बंद रखेगा हर कोई, हर रोज हमेशा। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। और याद रहे शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई, हर रोज हमेशा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए अब देखते हैं कि इतिहास के झरोखे से कितना खास है आज का ये दिन। सन 1904 में आज ही के दिन अमेरिका के सेंट लुइस में पहला ओलंपिक खेला गया। इस ओलंपिक में 13 देशों के 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें अमेरिका ने 100 में से 80 स्वर्ण पदक हासिल की थी। सन 1923 में आज ही के दिन मशहूर फिल्म निर्देशक मृणाल सेन का जन्म बांग्लादेश के फरीदपुर में हुआ था। भारतीय आर्ट फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहचान दिलाने में उनका अद्वितीय योगदान रहा। मृणाल सेन 1955 में रात भोरे फिल्म बनाई थी। सन 1948 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने इजराइल को खाली किया था। इजराइल में ब्रिटिश शासन समाप्त होते ही डेविड बेन गुरियन के प्रतिनिधित्व में इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया।
सन 1973 में आज ही के दिन अमेरिका ने पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन स्काईलैब का सफल प्रक्षेपण किया था। यह स्काईलैब करीब 5 साल तक काम करता रहा। और अब बात उन खबरों की जिन पर आज रहेगी सबकी नजर। हाल ही में आए भीषण चक्रवात फौनी से ओडिशा को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 11 सदस्यीय केंद्रीय दल राज्य के दौरे पर है, जो आज दूसरे दिन भी प्रभावित इलाकों का जायजा लेगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण को हितों के टकराव मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई लोकपाल ने समन भेजा है। बीसीसीआई के नैतिक अधिकारी और लोकपाल डीके जैन के सामने आज दोनों खिलाड़ी निजी तौर पर सुनवाई के लिए पेश होंगे। फ्रांस में आज से कांस फिल्म महोत्सव की शुरुआत होगी। महोत्सव 25 मई तक चलेगा। और अब बात गुड न्यूज की। हाथी की भारतीय संस्कृति में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका रखी है, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि अगर गजराज बीमार हो जाएं और घायल हो जाएं, फिर उनके साथ अगर कोई दुर्घटना हो तो इसका इलाज कैसे होगा। लेकिन अब देश में खुला है हाथियों के लिए पहला अस्पताल। देखते हैं गुड न्यूज इंडिया की इस खास रिपोर्ट में। देश में हाथियों के इलाज के लिए खुल गया है पहला अस्पताल। ये अस्पताल मथुरा आगरा के बीच स्थित फरहा ब्लॉक के चुरमुरा गांव में स्थित है। इस हॉस्पिटल को वाइल्ड लाइफ SOS ने वन विभाग के साथ मिलकर बनाया है। ये संस्था विलुप्त होते जीवों के संरक्षण के लिए काम करती है। इन हाथियों पर आमतौर पर बहुत अत्याचार होता है। कई तरह की चोटें लगी होती है, पीठ पर चोट होती है, पैरों में भी चोट होती है। हम इनको यहाँ लाते हैं, इनका उपचार करते हैं और इनको एक नई जिंदगी देने का प्रयास करते हैं। 12,000 फीट वर्ग इलाके में हाथियों के इस अस्पताल को शुरू किया गया है। इस अस्पताल में कई हाथियों का इलाज हो रहा है। इनमें कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। इस अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित इलाज की सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ वायरलेस डिजिटल एक्सरे, थर्मल इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कई तरह की सुविधाएं हैं। इस अस्पताल में पैथोलॉजी लैब भी बनाई गई है। देश में हाथियों के संरक्षण में ये अस्पताल काफी मददगार साबित हो रहा है। हाथियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, इसलिए वो विलुप्त हो रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आखिरकार हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। देखिए, ये कितना खुश नजर आ रहे हैं। कितने दर्द और यातनाओं से ये गुजरे हैं, लेकिन यहाँ इन्हें देखकर अच्छा लग रहा है। So I think by building a hospital, अच्छा है जो ये अस्पताल खुल गया है, क्योंकि हमारे देश में हाथियों की दशा कुछ खास अच्छी नहीं है। बहुत से लोग पालतू हाथियों को भी बुरी तरह से बर्ताव करते हैं, लेकिन अब उन्हें समझना होगा कि अगर उनके पास हाथी पाला हुआ है तो उन्हें उसे सम्मान देना होगा। हमारे पास बहुत ही अच्छी मशीनरी है। अगर किसी हाथी को कोई तकलीफ होती है तो हम उस जगह पर जाकर ही उसका इलाज कर सकते हैं और हम काफी अच्छी देखभाल दे सकते हैं। and we can take care of it on site. आंकड़े बताते हैं कि हाथियों की संख्या लगातार घट रही है, जो कि चिंता का विषय है। ऐसे में हाथियों का ये अस्पताल आशा की एक किरण है, जो इनके संरक्षण के लिए तत्पर रहता है। गुड न्यूज इंडिया, DD न्यूज। तो हाथियों के इलाज की दिशा में एक सशक्त पहल। और अब रुक कर लेते हैं मौसम के मिजाज को लेकर। किसी ने सच ही कहा है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। भारत इस तरह से विविध देश है जहां पर तमाम तरह की संस्कृतियां और तमाम तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। तो जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं केरल के प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम त्योहार की कुछ खास झलकियों के साथ। आप इनका लुत्फ उठाइए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।